हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 93। अब आगे। ध्रुव और आहान दोनों एक साथ इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे और दोनों का ही आज मुंह उतरा हुआ था। तब ध्रुव ने आहान से धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है आहान, क्या अरमान भाई ने वाकई आस्था भाभी के साथ ऐसी कोई घटिया हरकत की होगी? आहान उदास होते हुए बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमने तो सोचा था कि धीरे धीरे भाई और भाभी में प्यार हो जाएगा और हम लोगों को हर रोज भाभी के हाथ का बनाया हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, लेकिन देखो अब सब कुछ बदल गया। अब जैसे ही आहान ने मुंह बनाकर ये कहा, ध्रुव ने उसके सर पर एक चपेट लगा दी। अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, तुझे इन सब सीरियस मैटर में खाने की पड़ी हुई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी अकल में भूसा भरा हुआ है या कुछ और? तब आहान अपना सर सहलाते हुए नासमझी में बोला, लेकिन यार मैंने क्या किया? क्या तुझे नहीं लगता जब भाभी चली जाएगी हम भी, तू भी तो सबसे ज्यादा भाभी का बनाया हुआ नाश्ता ही मिस करने वाला है ना? तब ध्रुव ने गुस्से से अपना हाथ बढ़ाते हुए झूठ मूठ आहान का गला दबाते हुए कहा, ओ प्लीज भगवान के लिए तो चुप कर यार, एक बात बता, तुझे खाने के अलावा क्या कभी कुछ नहीं सूझता है? हाँ, तभी आहान कुछ सोचते हुए बोला, सोचता है ना यार, तुझे पता है कॉलेज में टीना और मलिश्का बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं यार, मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ उन्हें देखता रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें उनसे ये भी नहीं कह सकता कि मुझे वह दोनों लड़कियां कितनी पसंद है। तब ध्रुव उसकी और गुस्से से उसकी और झुंझलाते हुए देखकर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कोई एक साथ दो लड़कियों को कैसे पसंद कर सकता है? हाँ। तब आहान बेफिक्री से बोला, यार इसमें गलत किया है। अब देख, तुझे आलू के पराठे पसंद है ना? राइट, लेकिन तुझे पनीर के पराठे भी पसंद है, तो उसी तरह से मुझे टीना और मालिश्का दोनों ही लड़कियां पसंद है। लेकिन यार मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उन दोनों को प्रपोज करूं तो करूं कैसे? आहान कुछ सोचने लगा था, मानो कि वह इस वक्त कितनी बड़ी सोच में डूबा हो। तब ध्रुव ने अपना सर दीवार पर झूठ मूठ पटकना शुरू कर दिया। आह भरते हुए बोला, ओ गॉड, कौन सी घड़ी थी जब मैं तुझसे मिला था, तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर ध्रुव झललाते हुए जल्दी ही उस कमरे से बाहर निकल गया था। वही आहान हैरान होकर सोचने लगा, यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतना ज्यादा गुस्से में यहाँ से चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दो लड़कियों से प्यार करता हूँ, ये बात इसे बुरी लगी है क्योंकि इसकी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं है? हाँ, शायद यही बात हो सकती है। ये शायद इसी बात से मुझे जल रहा होगा। ये सोचते हुए ध्रुव अब अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में खो गया था, जहां से उसे टीना और मालिश्का के कुछ अपडेट मिल सके। वही ध्रुव वहां से निकलकर आज अपने बंगले में जाना चाहता था। ध्रुव को आज काफी ज्यादा खालीपन सा लग रहा था, क्योंकि जब वह आकाश, सुमित, अरमान, आहान इन सब के साथ होता था तो अपने सब दुख दर्द भूल जाया करता था। लेकिन आज ध्रुव को आस्था के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ध्रुव सोचने लगा कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि अरमान भाई आस्था भाभी को जाने से रोक ले और उन दोनों की जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए, क्योंकि आस्था वाकई बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। कहीं ना कहीं ध्रुव आज अपने बंगले में आकर अपने कुछ बीते दिनों को याद करने लगा था। वहीं दूसरी ओर टाइगर सुमित के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था, क्योंकि उस वक्त अरमान की हालत देखने के बाद टाइगर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वह अरमान के दुख दर्द और साथ ही अपने गुस्से की आग को कहीं ना कहीं निकलना चाहता था। तो इसीलिए वह सीधा एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जो एक बड़ी ही गंदी सी बस्ती थी। चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। एक पल को तो टाइगर सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार सुमित भैया ने उसे यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि वह जगह को देखकर टाइगर को और गुस्सा आ रहा था। लेकिन जिस तरह से सुमित ने बिल्कुल सीरियस में उसे वह एड्रेस दिया था, तो उसे लगा कि वह यहाँ आ ही गया है, तो उसे अच्छी तरह से जाकर चेक करना चाहिए। अल्पविराम। तो ये सोचते अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। टाइगर अब तो पूरी हद तक शॉक हो चुका था। टाइगर अकेला ही बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी बंदूक के वहां आया था। सिर्फ अपना एक फेवरेट हथियार साथ में लेकर आया था। उसका फेवरेट हथियार कुछ और नहीं बल्कि स्क्रूड्राइवर था। स्क्रूड्राइवर यानी कि पेचकस, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन वगैरह यूज करते हैं। पेचकस उसका फेवरेट हथियार था का टाइगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया करता था। वेल,
अब इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर टाइगर जल्दी ही एक जगह जाकर खड़ा हो गया था, जो कि एक बड़ी सी बंद पड़ी सी फैक्ट्री थी। वहां पर कितने ही सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था और सबकी चीख गूंज रही थी। कुछ एक किसी बच्चे के हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि उनसे भीख मंगवाने के लिए उनके एक आदमी ने उसके बाद एक बच्चे के हाथ पैर कट मार दिए थे, ताकि उस बच्चों के हाथ का खून देखकर लोग ज्यादा से ज्यादा भीख दें। तो इस तरह से वहां पर बच्चों से बहुत मंगवाई जाती थी। अब वहां का इस तरह का दृश्य देखकर टाइगर का खून खोलने लगा था, और वैसे भी वह तो अरमान को देखने के बाद वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहता था। तब 10 से 12 आदमी टाइगर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे और बोले, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कहीं तू पुलिस का आदमी तो नहीं है? ये पुलिस वाला तो नहीं है? क्योंकि टाइगर का जिस्म, उसका शरीर, यह सब कुछ देखने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, मानो कि वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रोमन रेंस जो कि मेरा फेवरेट फाइटर है, टाइगर बिल्कुल उसी के जैसा है। मैंने उसी के जैसा उसे अस्यूम किया है। आई होप आप लोग भी करेंगे। अब टाइगर ने उन सबको एक किलर सा लुक दिया था, और उसके बाद जल्दी ही अपना फेवरेट हथियार उसने अपने हाथों में थाम लिया था। उन लोगों को तो ये लगा कि टाइगर बंदूक वगैरह लेकर आया होगा, लेकिन टाइगर के हाथ में एक छोटा सा पेंचकश देखकर वह सभी गुंडे दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे और बोले, तो यह मामूली सा पेचकश लेकर यहाँ हम सबको डराने के लिए आया है? हाँ, ऐसा बोलकर एक गुंडा थोड़ा सा आगे बढ़ा था, और आगे बढ़कर उसने टाइगर पर हाथ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन टाइगर ने बीच रास्ते में ही उसके हाथ के बीच हथेलियां में पेचकस निकाल दिया था, और अगले ही पल पेचकस उसने सीधा उसकी गर्दन के आर पार कर दिया था। अब एकदम से इतना भयानक मदद देखकर जितने भी बाकी के लोगों सब मौजूद थे, उन सब की तो हालत खराब हो गई थी, और सबका गला पूरी तरह से सूखने लगा था, और सब जो कि आगे बढ़ रहे थे वह थोड़ा सा पीछे हटने लगे थे। अब तो एक आदमी थोड़ा सा हकलाते हुए, कौन है तू, और तुझे यहाँ का पता किसने दिया? याद रखना, तुम जानते नहीं कि हम किसके आदमी हैं। अगर हमारे मालिक को पता चला कि किसी ने उनके बिजनेस पर गंदी नजर डाली है, तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहाँ से अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। ये कहते हुए वह आदमी बुरी तरह से कांप रहा था, और टाइगर जो कि खून के छिटे इस वक्त उसके पूरे एक साइड के गाल पर थे, उसे साफ करते हुए जल्दी से उसे आदमी की ओर बढ़ा। फिर तो टाइगर ने ना आव देखा ना ताव, लगातार एक एक आदमी को पकड़कर बड़ी बुरी तरह से किसी की आंखों में पेचकश गाड़ रहा था, तो किसी के गाल के बीच में उसने पेचकस निकाल दिया। ऐसा कर करके बड़े ही बुरी और भयानक मौत वह देने लगा था। उसे वक्त टाइगर का पूरा जिस्म खून हो चुका था, उसके पूरे शरीर पर खून लग चुका था, और टाइगर के दांतों पर भी हल्का सा खून लगा हुआ था। तब टाइगर बड़े ही स्टाइल से मुस्कुराता हुआ बोला, आई लाइक इट। ये ड्रिंक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा कहकर टाइगर मुस्कुरा दिया, क्योंकि कहीं अब उसके थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दूर हुई, और जल्दी ही सबको रिहा करवाने के बाद टाइगर एक बार फिर से फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था, और अरमान के पास उसे देखने के लिए चला गया था। टाइगर एक जीता जागता बम था जो, लेकिन उसका ट्रिगर सिर्फ अरमान के हाथों में था। वह अरमान का आज दूसरा दिन था। धीरे धीरे उसके जख्म भर रहे थे, क्योंकि उसका बड़ा ही हाई लेवल पर इलाज किया जा रहा था। टाइगर और सुमित एक पल के लिए भी अरमान के पास से नहीं हटे थे। वही सुमित टाइगर की आंखों में देखने के बाद समझ चुका था कि टाइगर थोड़ा बहुत शांत हो गया है। तब उसने उन बच्चों के बारे में पूछा जो उस वक्त वह मौजूद थे। तब टाइगर ने बेपरवाही से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर खून पीने के लिए गया था, बच्चों को बचाने के लिए नहीं। फिर भी मैंने एक बच्चे को एक नंबर मिला कर दे दिया था, जो कि NGO वालों का था। वह बच्चे ने अपनी पूरी डिटेल में वालों को दे दी थी, और जल्दी ही गो वाले वहां आ गए थे और बच्चों को ले गए थे। ऐसे बोलकर टाइगर एक बार फिर अरमान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया था। तब सुमित मन में सोचने लगा, इस आदमी शक्ल इतनी मासूम और प्यारी है, लेकिन ये कितना ज्यादा है खतरनाक कोई नहीं जानता, और अरमान के लिए इसका पजेसिवनेस होना कहीं अरमान पर ही भारी ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए सुमित को अरमान के लिए अब फ्यूचर में डर सताने लगा था।
क्योंकि टाइगर अरमान के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर पजेसिव था। वही अरमान सिंघानिया धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा था और उसकी तबीयत शाम तक काफी हद तक बेटर हो गई थी और उसको होश भी आ गया था। उसके होश में आने पर उसने अपने सामने टाइगर और सुमित को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। तभी टाइगर सर झुकाकर अरमान के पास खड़ा हो गया था। तब अरमान टाइगर की ओर देखकर पूछा, उन बच्चों को बचा लिया तुमने? तब टाइगर ने बोला, किन बच्चे सेफ है और सबको सेफली उनके घर पहुंचा दिया गया है। अब सुमित की आंखें हैरानी बड़ी हो गई थी कि अभी तो थोड़ी देर पहले उसने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया था कि बच्चों का जी ओ वालों के पास छोड़ दिया, लेकिन अब अरमान के पूछने पर वह बोल रहा है कि किन बच्चे सेफ है और उनके घर पर है। सुमित अब अपनी आंखें छोटी कर उसे गुस्से से घूरने लगा और सुमित हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ बच्चे इस तरह से किडनैप है? तब टाइगर तिरछा मुस्कुराया और सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित ब्रो, किंग ने मुझे 3 दिन पहले ही उन बच्चों को बचाने के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी तक उन बच्चों पता एग्जैक्टली कहाँ है ये पता नहीं चला था, लेकिन उनका पता आपने लगा लिया, तो बस इतनी सी ही बात है। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सुमित को मन ही मन में वाकई थोड़ा सहम-सा गया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अरमान की नज़रों से कुछ भी छुप पाना किसी भी कीमत पर नामुमकिन है। तब सुमित ने बात बदलते हुए अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान घर कब चलोगे? अब जैसे ही सुमित ने अरमान से ये पूछा, अरमान केवल इंटेंस सी नज़रों से सुमित की आंखों में देखता रहा और अगले ही पल बोला, क्या दादाजी का फोन आया था? तब सुमित ने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी और फिर सुमित नजरें चुराते हुए बोला, नहीं दादाजी का कोई फोन नहीं आया। तब अरमान के दिल में टीस सी उभरी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया था। वही टाइगर अब अंदर ही अंदर चिढ़ उठा था कि दादाजी को आखिरकार हो क्या गया है और उन्होंने अभी तक किंग को फोन क्यों नहीं किया, किंग को क्यों नहीं बुलाया? क्या दादाजी को ये नहीं पता कि दादाजी की किंग की जिंदगी में क्या अहमियत है? लगता है मुझे अब दादाजी से मिलना होगा। मन ही मन में टाइगर ये सब सोचने लगा। टाइगर को अभी तक ये नहीं पता था कि अरमान की शादी ऑलरेडी आस्था सिंघानिया से हो चुकी है, क्योंकि अरमान ने टाइगर को स्विट्जरलैंड पर एक मिशन पर भेजा था। वह मिशन कुछ और नहीं बल्कि वीर रायचंद का बिजनेस जो स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है, वहीं पर वीर ने अपने कुछ इलीगल काम भी शुरू किए हुए थे। तो इसलिए अरमान ने वीर रायचंद के लीगल कामों को जड़ से मिटाने के लिए टाइगर को स्विट्जरलैंड भेजा हुआ था। तो इसीलिए टाइगर केवल 2 से 3 दिन पहले ही इंडिया लौट कर आया था। इस बीच अरमान की शादी हो गई थी। उसे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। टाइगर ने सोचा कि उसे शायद अब दादाजी से मिलना होगा और उन्हें बोलना होगा कि वह किंग को फोन करें। वहीं दूसरी ओर क्योंकि आज ऑलरेडी दूसरा दिन था, आस्था अपनी पैकिंग के साथ पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और दादाजी ने आस्था को जाने की परमिशन दे दी थी और साथ ही साथ उसे ये बता दिया था कि अरमान और आस्था के तलाक के पेपर वह रेडी करवा देंगे और वह सिग्नेचर करवाने के लिए खुद घर पर आएंगे। तो अब आस्था को परेशान होने जरूरत नहीं है और ठीक होते ही नेक्स्ट वीक आस्था अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर सकती थी। तो इसीलिए इस वक्त आस्था बेहद खुश थी। तो क्या रंग लाएगी टाइगर की पजेसिवनेस अरमान के लिए? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। लाइक शेयर दोस्तों।